अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 48वें किस्त का दूसरा हिस्सा। उधर अंबर और नाग को होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक अंधेरी कोठरी में कैद पाया। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो दोनों जंजीरों में जकड़े एक पत्थर के साथ बंधे हुए थे। अंबर सोचने लगा कि ये लोग कौन हैं जिन्होंने उसे कैद कर दिया है। जरूर नाग भी जंजीरों में बंधा किसी दूसरी कोठरी में कैद होगा। उसने बड़ी सी गौर से कोठरी की छत और दीवारों को देखा। दीवारों में किसी जगह कोई रोशनदान तक नहीं था। उसे ख्याल आया कि जब घाटी में जमीन फटी थी तो वो मारिया और नाग के साथ ही गिरा था और बेहोश हो गया था। इसका मतलब यह है कि उन्हें बेहोशी की हालत में उठाकर इस कोठरी में कैद कर दिया गया है। जरूर मारिया भी किसी कोठरी में कैद होगी, लेकिन मारिया को तो किसी ने देखा नहीं होगा। वो या तो इसी जगह बेहोश पड़ी होगी या होश में आने के बाद उन लोगों को आजाद कराने की कोशिश में लगी होगी। ये सारी बातें अंबर सोच रहा था। 2 कोठरियां छोड़कर नाग भी होश में आ चुका था और वो भी जंजीरों में जकड़ा हुआ इसी किस्म की बातें सोच रहा था। नाग ने बड़े गौर से कोठरी की छत और दीवारों को देखा। कहीं किसी भी जगह कोई सुराख नहीं था जहां से वो सांप बनकर या परिंदा बनकर बाहर उड़ सके। वो भी जंजीरों में जकड़ा एक पत्थर के साथ बंधा हुआ था। उसे भी रह रहकर मारिया और अंबर का ख्याल आ रहा था कि खुदा जाने दोनों किस हाल में होंगे। नाग ने भी इस दिमाग पर जोर दिया तो उसे भी यही ख्याल आया कि वो अंबर और मारिया के साथ एक तंग घाटी में से गुजर रहा था कि अचानक एक धमाका सा हुआ और वो उनके साथ ही नीचे गिर पड़ा। उसका सर अभी तक दर्द कर रहा था। इतने में दीवार में शगाफ हुआ। एक थाली अंदर आई और शगाफ बंद हो गया। उस थाली में कुछ फल, पानी और गोश्त रखा था। थाली अपने आप नाग के पास आकर रुक गई। ऐसा ही अंबर वाली कोठरी में हुआ। दीवार में शगाफ हुआ, एक थाली अंदर आई और शगाफ दोबारा बंद हो गया। थाली में खाने पीने की चीजें थी। नाग ने थोड़ा बहुत खाना खाया और वहां से फरार होने की तरकीब सोचने लगा। नाग को अंबर और मारिया का बार बार ख्याल आ रहा था। खुदा जाने वो दोनों कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। नाग के दिल में उनकी मदद करने का ख्याल जोश खाने लगा। मुसीबत में अपने बहन भाई की मदद करना हमारा फर्ज होता है। नाग ने सोचा कि उसे वहां से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। उसने जोर से सांस अंदर को खींचा और बाहर को फनकार मारी। उसके साथ ही वो सांप की शक्ल में बदल गया। सांप की शक्ल में बदलते ही नाग ने सबसे पहला काम यह किया कि दीवार पर रेंगते हुए किसी ऐसे सुराख की तलाश शुरू कर दी जहां से वो बाहर जा सके। मगर खुदा जाने उन लोगों ने उन कोठरियों को किसके लिए बनवाया था कि वहां किसी जगह कोई मामूली सा सुराख भी नहीं था। नाग की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सांस लेने के लिए ताजा हवा कहां से आ रही थी। सांप कोठरी की छत पर रेंग रहा था। कोठरी की दीवार एक बार फिर शक हुई और एक छोटा सा गोल दरवाजा बन गया, जिनमें से एक लाल कपड़ों वाला आदमी अंदर आया। अंदर आते ही वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा। फिर उसने एक चीख मारी और बाहर को भाग गया। नाग समझ गया कि वो उसके गायब होने से परेशान हुआ है। थोड़ी देर बाद दीवार में फिर दरवाजा बना और इस दफा वही चमगादड़ के सर वाला जुपिटर भी उस आदमी के साथ अंदर आया। उन्होंने कोठरी में हर जगह घूर घूर कर देखा, लेकिन नाग कहीं भी नहीं था। जुपिटर ने चीख कर कहा, वो कहाँ चला गया? मुकद्दस जुपिटर, मैं उसे कोठरी में ही छोड़ कर आया था। दीवार में कोई सुराख तक नहीं था, फिर वो कहाँ भाग गया? जंजीर उसी तरह बंद पड़ी है। साफ लगता है कि उसने जंजीर तोड़ी नहीं, उसमें से निकल गया है। क्या वो छलावा था? वो हमें धोखा देकर कहीं नहीं जा सकता। जाओ, उसे जाकर सारे गार में तलाश करो। दूसरा आदमी कोठरी में मौजूद है क्या? जाकर देख बदबख्त। जो हुक्म सरकार। दीवार में अपने आप शिगाफ हुआ और दोनों बाहर निकल गए। सांप उनके साथ ही बाहर को खिसकने लगा था कि शिगाफ बड़ी तेजी से बंद हो गया। सांप कोठरी में ही रह गया। अब उसने सोचा कि सुराख तलाश करना चाहिए जहां से हल्की हल्की सांस लेने के लिए हवा अंदर आ रही है। सांप ने रेंगना शुरू कर दिया। उसने छत को देखा। सारी छत पत्थर की थी। वो पत्थर की एक ही सिल मालूम होती थी। दीवार में भी किसी जगह कोई सुराख नहीं था। सांप अब फर्श पर रेंगने लगा। खुशकिस्मती से फर्श पर रेंगते रेंगते उसे एक जगह एक पत्थर टूटा हुआ दिखाई दिया। सांप ने मुंह आगे करके पत्थर को पीछे हटाया तो सामने एक सुराख था। उसी में से हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। जरूर वो सुराख यही था जो बाहर को जाता था। नाग उस सुराख में से गुजर गया। दूसरी तरफ एक तंग से रास्ते में आ गया जिसके ऊपर छत पड़ी थी और पत्थर की दीवारें ऊंची ऊंची थी। नाग ने सोचा कि उसे आगे जाकर पता लगाना चाहिए कि ये जगह कौन सी है और अंबर और मारिया किस जगह पर कैद हैं। सांप दीवार पर रेंगता हुआ एक तरफ को चल पड़ा। वो रेंगते हुए गोल सुराख के पास आ गया। यहाँ से गुजरा तो वो उसी गोल कमरे में था जिसकी छत के साथ उड़न तश्तरी लटकी हुई थी। वो बड़ी हैरानी से उन्हें देखने लगा। सांप सोचने लगा। उस कमरे से निकलकर वो एक दूसरे कमरे में आया तो यहाँ से एक तंग रास्ता आगे को जा रहा था। नाग ने यहाँ मारिया की खास खुशबू को महसूस किया। वो चौंका तो मारिया भी इसी जगह कहीं कैद है। वो उसे देख नहीं सकता था, मगर मारिया की तेज खुशबू आ रही थी। असल में मारिया उसके करीब ही एक पत्थर पर बैठी गौर कर रही थी कि वो अंबर और नाग को कहाँ जाकर तलाश करे। मारिया ने भी नाग की बू को महसूस कर लिया। नाग ने सोचा कि उसे अपनी इंसानी शक्ल में थोड़ी देर के लिए वापस आ जाना चाहिए।
कि अगर मारिया कहीं करीब है तो वो उसे देख ले। चुनाचे सांप फुनकार मारकर फिर से नाग बन गया। उसके नाग बनते ही मारिया ने उसे देख लिया और उसकी तरफ लपकी और आहिस्ता से बोली, नाग भाई, मारिया बहन, तुम ठीक हो ना? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि तुम मुझे सही सलामत मिल गए भाई। तुम यहाँ कैसे निकल आए? क्या तुम्हें कैद नहीं किया गया? कैद ही किया गया था मारिया बहन, मगर मैं सांप बनकर एक सुराख में से निकल आया। मुझे यहाँ तुम्हारी खुशबू महसूस हुई थी, जिसकी वजह से मैं फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। अंबर का कुछ पता है कि वो कहाँ है? नाग ने कहा, नहीं मारिया बहन, अंबर की कोई खबर नहीं है, मगर वो जरूर यहाँ कहीं कोठरी में कैद होगा। मारिया ने कहा, हम बेहोश हो गए थे और ये लोग हमें पकड़ कर ले आए। इन्होंने हमें कैद कर दिया, मगर हम अंबर की खोज लगा लेंगे, हम यहाँ से निकल चलेंगे। नाग ने कहा, ये कोई बड़े पुरस्कार लोग लगते हैं, खुदा जाने कहाँ से आए हैं। इनकी उड़न तश्तियां गारों के अंदर अपने आप चलती हैं, दीवारें अपने आप शक होकर बंद हो जाती हैं। मारिया बोली, मैंने इन लोगों की बातें सुनी हैं। चमगादड़ के सर वाला एक शैतान जुपिटर इनका बादशाह है। ये लोग किसी दूसरी दुनिया से यहाँ इंसानों का खून लेने आए हैं। क्या कहा? इंसानों का खून लेने दूसरी दुनिया से आए हैं? नाग ने ताज्जुब से पूछा। हाँ नाग भाई, मैंने इनको बातें करते सुना है। जिस सितारे में, जिस दुनिया में ये लोग रहते हैं, वहाँ इंसानों के जिस्मों से खून खत्म होने वाला है। इन्हें अगर कहीं से ताज़ा खून ना मिला तो वो मर जाएंगे। ये लोग हमारी दुनिया को तबाह करने और यहाँ के सारे इंसानों का खून जमा करने आए हैं। इनके पास एक ऐसा अंडा है जिसको ये दरिया में डालेंगे, उस अंडे में से शुआएं निकलेंगी जो सारी जमीन पर फैल जाएंगी, और फिर सारे इंसानों के जिस्म से खून निकाल कर ऊपर इनके सितारे में पहुंचा दिया जाएगा। नाग हैरानी से बोला, क्या तुम सच कह रही हो मारिया? हाँ नाग भाई, मैंने खुद जुपिटर की बातें सुनी हैं। नाग ने पूछा, वो अंडा कहाँ है? मारिया ने कहा, वो अंडा एक खास कमरे में रखा है। मैं उस कमरे से होकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि वो कमरा कहाँ है, लेकिन इस वक्त हमें अंबर भाई को तलाश करना है। वो जरूर यहीं कहीं कैद है। नाग ने कहा, आओ उसे तलाश करते हैं, लेकिन मेरा इंसान के रूप में तुम्हारे साथ चलना ठीक नहीं। मैं फिर से सांप की शक्ल में आ जाता हूँ। हाँ ये ठीक है। उसके साथ ही नाग फिर से सांप की शक्ल में आ गया। उन्होंने गार में आगे चलना शुरू कर दिया। मारिया दीवार के साथ लगकर चल रही थी। सांप उसके ऊपर दीवार पर रिंग रिंग कर चल रहा था। दूसरी तरफ सारे गार में शोर मच गया कि कैदी नाग जंजीर से निकलकर भाग गया है। जुपिटर ने हुक्म दे दिया कि उसे फौरन तलाश किया जाए। खास उड़न तश्तियों के जरिए गार में उसकी तलाश शुरू हो गई। गार के सारे बाहर जाने वाले दरवाजे बंद कर दिए गए। गार के अंदर चप्पे चप्पे पर नाग की तलाश शुरू होने लगी। लाल कपड़ों वाले पहरेदार और सिपाही इधर उधर फिरने लगे। कभी किसी दीवार का दरवाजा खुलता और आदमी दूसरी तरफ को भागते, कभी किसी दीवार का दरवाजा खुलता और आदमी बाहर को निकलते। इस अफरा तफरी में नाग और मारिया बड़े आराम से आगे बढ़ रहे थे। वो उस कोठरी की टोह में थे जहां अंबर कैद था, मगर उन्हें वो कोठरी नहीं मिल रही थी। घूमते फिरते वो एक जगह मुड़ने लगे तो एक सिपाही ने नाग को देख लिया। उसने सांप सांप का शोर मचाया। दो पहरेदार नेज़े लेकर सांप की तरफ दौड़े। मारिया ने आगे बढ़कर एक हाथ से नेज़ा छीनकर उसके सीने में घोंप दिया। पहरेदार हाय कहकर गिर पड़ा। मारिया ये देखकर हैरान रही कि उसके जिस्म से नीले रंग का खून बाहर निकल रहा था। दूसरा पहरेदार सांप को कुचलने के लिए बढ़ा ही था आगे कि मारिया ने उसका भी काम तमाम कर दिया। दोनों लाशों को वहां छोड़कर सांप और मारिया वहां से आगे दौड़े। एक दीवार का दरवाजा खुला। मारिया और नाग जल्दी से अंदर दाखिल हो गए। दोनों लाशों को वहां छोड़कर सांप और मारिया वहां से आगे दौड़े। एक दीवार का दरवाजा खुला। मारिया और नाग जल्दी से अंदर दाखिल हो गए। ये गोल सा कमरा था जिसके एक जानिब आग जल रही थी। आग नीले रंग की थी। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा एक मर्तबान से कोई नीले रंग की दवाई निकालकर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आग में डालता जा रहा था। दवाई डालने से आग में नीले रंग का शोला उठता और फिर बुझ जाता। मारिया उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। सांप भी पास ही आ गया। फिर वो बूढ़ा उठा और किसी काम के लिए दूसरे कमरे में चला गया। मारिया ने मर्तबान को गौर से देखा। इतने में एक लाल कपड़ों वाला आदमी अंदर आया। उसने बूढ़े को आवाज देकर कहा, जमागोश, मैं कैदी के लिए शरबत ले जा रहा हूँ। बूढ़े ने अंदर से आवाज दी, ले जाओ। लाल सिपाही ने एक प्याले में मर्तबान में से नीले रंग की दवाई डाली और चल दिया। मारिया ने सांप को उसका पीछा करने का इशारा किया। उसे यकीन था कि ये सिपाही जिस शख्स के लिए शरबत लेकर जा रहा है वो अंबर ही हो सकता है। कई दीवारों के गोल दरवाजों में से गुजरकर आखिर वो लाल सिपाही एक कोठरी के बाहर खड़ा हो गया। उसने दीवार पर एक जगह जोर से हाथ मारा। दीवार में एक गोल दरवाजा सा बन गया। लाल सिपाही के साथ ही मारिया और नाग भी दाखिल हो गए। उनको ये देखकर बेहद खुशी हुई कि अंदर अंबर जंजीर में जकड़ा एक पत्थर के साथ बैठा है। लाल सिपाही ने शरबत का प्याला देकर कहा, इसे पी जाओ, ये तुम्हें ताकत देगा। अंबर ने कहा, यहाँ रख दो, मैं पी लूंगा। लाल सिपाही शरबत का प्याला जमीन पर रखकर वापस चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके जाते ही सांप और मारिया ने अपना आप जाहिर कर दिया। अंबर ने जब अपने करीब नाग और मारिया को देखा तो बेहद खुश हुआ। उसने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम लोग मुझसे आ मिले, वरना मैं तो तुम्हारी उम्मीद उतार बैठा था। मारिया ने कहा, अंबर भाई, हम एक बड़ी खतरनाक जगह आ गए हैं। मैंने जिंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे जो इस सारी दुनिया के लोगों का खून निचोड़ने आए हैं। अंबर ने कहा, क्या मतलब? मारिया बोली, मतलब यह है कि ये लोग इस दुनिया के आदमी नहीं हैं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आए हैं।
इनकी दुनिया में जो इंसान बसते हैं उनका खून खत्म हो रहा है, खुदा जाने कैसे खत्म हो रहा है। ये लोग इस दुनिया के लोगों के जिस्म से खून निचोड़ने आए हैं। अंबर ने कहा, तुम क्या कह रही हो मारिया? नाग बोला, मारिया ठीक कह रही है अंबर भाई। और फिर नाग और मारिया ने शुरू से लेकर सारी कहानी अंबर को सुना दी। अंबर तो उसका मुंह तक कर रह गया, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने सोच सोच कर कहा, मिस्र के पुराने जादूगर कहा करते थे कि हमारी दुनिया के अलावा भी सितारों में एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां हम जैसे लोग बसते हैं और वो हमसे बहुत तरक्की कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये वही लोग हैं। नाग बोला, अंबर भाई, अब हमें सिर्फ अपनी जिंदगियां ही नहीं बल्कि शैतानों से सारी दुनिया के इंसानों को बचाना है, और हमें जो कुछ करना है जल्द करना है, क्योंकि ये चांद की 15वीं रात को तबाही का अंडा दरिया में फेंक देंगे। अंबर बोला, फिक्र न करो, हम उससे पहले अंडे को तबाह कर देंगे। सबसे पहले तो हमें इस कैद से बाहर निकलना होगा। इन जंजीरों ने मुझे बेबस कर दिया है, मेरी ये जंजीरें खोल दो। नाग और मारिया ने मिलकर अंबर के जिस्म से सारी जंजीरें खोल दी। वो आजाद हो गया। चूंकि एक कैदी पहले ही फरार हो चुका था, इसलिए अंबर की कोठरी के बाहर पहरा सख्त कर दिया गया था। नाग बोला, बाहर बड़ा सख्त पहरा है, यहाँ से अब कैसे निकलेंगे? अंबर ने कहा, फिक्र न करो, खुदा हमारे साथ है, हम जरूर आजाद हो जाएंगे। इतने में दीवार में फिर से गोल दरवाजा नमदार हुआ और 2 लाल सिपाही अंदर दाखिल हुए। दरवाजा फिर से बंद हो गया। जो ही उनकी नजर अंबर पर पड़ी तो वो चौंके, क्योंकि अंबर जंजीरों से आजाद होकर उनके सामने खड़ा था। ना उन्होंने सांप को देखा और ना मारिया को। वो शोर मचाने ही वाले थे कि अंबर ने लपक कर एक सिपाही का गला दबाना शुरू कर दिया। दूसरे सिपाही को नाग ने डस दिया। थोड़ी देर बाद दोनों सिपाही मर चुके थे। अंबर ने कहा, नाग, मैं हमें जल्दी से इन लोगों का लिबास पहन लेना चाहिए ताकि हम भी लाल सिपाही नजर आए। इस तरह हम आसानी से अपना काम कर सकेंगे। नाग और अंबर ने फौरन लाल सिपाहियों का लिबास पहन लिया। मारिया उनके पास ही खड़ी रही। अब वो बाहर निकलना चाहते थे, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि दीवार में दरवाजा किस तरह से खुलता है। मारिया ने कहा, पहरेदार ने बाहर की तरफ दीवार पर हाथ मारकर दरवाजा खोला था। मेरा ख्याल है हम भी वही करते हैं। उन्होंने दीवार पर कई जगह हाथ मारा, मगर दरवाजा नमदार न हुआ। वो थक हार कर बैठ गए। अब वो इस बात का इंतजार करने लगे कोई लाल सिपाही या पहरेदार अंदर आए तो वो खोले दरवाजा और हम बाहर को भागें। उन्हें ज्यादा तकलीफ न उठानी पड़ी। बाहर से घूं घूं की आवाज आई और अचानक दीवार में गोल दरवाजा नमदार हो गया। 2 लाल सिपाही उड़न तश्ती पर अंदर आए। उनके अंदर आते ही अंबर और नाग बाहर को भागे। मारिया भी उनके साथ थी। तश्ती वाले सिपाहियों ने अंदर 2 आदमियों की लाशें देखी तो तश्ती से उतरकर उनके पास आए। बहुत जल्द उन्हें मालूम हो गया कि उनके अपने आदमी कत्ल हो गए हैं और कैदी सिपाहियों के लिबास में गार में मौजूद है। वो तेजी से वापस भागे और मुकद्दस चमगादड़ को जाकर इतला की। वो गुस्से से खोलने लगा, बदबख्तो, तुमसे इतना भी ना हो सका कि दूसरे कैदी की हिफाजत कर सको। वो भाग गया है, अब क्या हो सकता है? मगर वो लाल वर्दी में गार में मौजूद हैं। सारे सिपाहियों की तलाशी लो, उनकी पड़ताल करो। कैदी पकड़े जाएं तो उन दोनों को उसी जगह खत्म कर दो। ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म सरदार। लाल सिपाहियों ने उस हुक्म के आगे सर झुका दिए। अब तो सारे गार में बहुत ज्यादा शोर मच गया कि दूसरा कैदी भी भाग गया है। फौरन सारे लाल कपड़ों वाले सिपाहियों को मुकद्दस जुपिटर के कमरे में कतार में खड़ा कर दिया गया। उनमें अंबर और नाग नहीं थे, वो एक दूसरे कमरे में छुपे हुए थे। मारिया ने कहा कि वो कब तक छुप सकेंगे, उन्हें पकड़ लिया जाएगा। नाग तो उसी वक्त सांप के रूप में आकर मारिया के गले में लटक गया। मारिया के गले में लटकने से वो गायब हो गया। अब सिर्फ अंबर बाकी रह गया था। वो लाल कपड़ों में था। इतने में एक सिपाही अंदर आया। उसने अंबर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि मुकद्दस जुपिटर ने तमाम सिपाहियों को अपने खास कमरे में बुलाया है, चलो मेरे साथ। अंबर ने कहा, दोस्त तुम चलो, मैं अभी दवाई पी कर आता हूँ, असल में मेरा सर दर्द कर रहा है। सिपाही बोला, खबरदार देर ना करना, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। फिर वो सिपाही जाते जाते पलट कर बोला, मगर तुम कौन से सिपाही हो? तुम्हारा नंबर क्या है? मैंने तुम्हारी आवाज यहाँ पहले कभी नहीं सुनी। जरा अपने चेहरे से कपड़ा उठाओ। मारिया घबरा गई क्योंकि अब भांडा फूट रहा था। अंबर ने मुस्कुराकर मारिया से कहा, मारिया अपना काम शुरू कर दो। सिपाही ने कहा, मेरा नाम मारिया नहीं, तुम किससे बातें कर रहे हो? अंबर ने कहा, तुम्हारी मौत से बातें कर रहा था भाई, बकवास बंद करो। सिपाही ने इतना ही कहा था कि मारिया ने बड़े जोर से उसके सर पर एक पत्थर मारा। सिपाही अचानक पत्थर खाकर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। अंबर ने कहा, अब क्या करना चाहिए? मैं इस कतार में खड़ा हुआ तो साफ पहचान लिया जाऊंगा। मेरा ख्याल है हमें उस कमरे में जाने की कोशिश करनी चाहिए जहां तबाही का अंडा रखा है। मारिया ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं उस कमरे से वाकिफ हूँ। मारिया अंबर और नाग को लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां एक शीशे के मर्तबान में वो खतरनाक अंडा रखा था जिसने दरिया की लहरों में गुम होकर सारी दुनिया के इंसानों को हलाक कर देना था। तीनों भाई बहन कोठरी से निकलकर बाहर आ गए। अभी वो राहदारी में ही थे कि एकदम से सारे गार में जोर से घंटी बज उठी। उस घंटी की आवाज के साथ ही हर तरफ एक तूफान मच गया। गार में एक आवाज गूंजी, सब सिपाही होशियार हो जाएं। दोनों कैदी अपनी अपनी कोठलियों से भाग गए हैं। उन्हें जहां वो दिखाई दें पकड़कर मार डालो। उनके पास हमारे गार का राज है, अगर वो यहाँ से बाहर निकल गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
अंबर चौकस होकर बोला, मारिया, हमें जल्दी जल्दी अंडे वाले कमरे में पहुंचकर उसे तबाह करना होगा। अगर इन लोगों ने मुझे किसी जाल में पकड़ लिया तो हो सकता है ये दुनिया तबाह हो जाए और हम मुंह देखते रह जाएं। मेरे साथ साथ आओ। मारिया अंबर को साथ लेकर तेजी के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां उसने एक शीशे के मर्तबान में उस तबाही का अंडा देखा था, मगर अब जगह जगह सिपाही मिल रहे थे। अगर अंबर ने सिपाहियों की लाल वर्दी न पहनी होती तो उसे कब का पकड़ लिया जाता। फिर भी खतरा सर पर मंडरा रहा था। उन्हें कदम कदम पर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। नाग सांप की शक्ल में मारिया की गर्दन में लटका हुआ था और मारिया के साथ वो भी गायब था। मारिया अंबर को लेकर एक दीवार के दरवाजे में से गुजरी तो सामने वो कमरा था जहां एक गोल मेज के ऊपर चबूतरे पर वो मर्तबान था जिसमें अंडा मौजूद था। अंबर को मारिया ने अंडा दिखाते हुए कहा, अंबर भाई, ये है वो तबाही का निशान, ये वो बर्बादी का अंडा है जिसमें दुनिया की तबाही छुपी हुई है। अंबर ने कहा, हमें इसे फौरन अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। अंबर तेजी से मर्तबान की तरफ लपका। मर्तबान बंद था। अंबर ने मर्तबान के मुंह पर पूरे जोर से मुक्का मारा। मर्तबान का मुंह टूट गया। अंबर ने मर्तबान के अंदर हाथ डालकर अंडा बाहर निकाल लिया और उसे हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। मारिया ने कहा, अंबर भाई, अब यहाँ से निकल भागना चाहिए, नहीं तो किसी मुसीबत में न फंस जाए। अभी वो भागने की सोच ही रहे थे कि दीवारों के चारों गोल दरवाजे एकदम खुल गए और लाल सिपाही और चमगादड़ एक गरजदार गुस्सीली आवाज के साथ शोर मचाता अंदर आ गया। खबरदार, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, अगर जरा सा कदम भी उठाया तो उसी जगह जलाकर भस्म कर दूंगा। अंबर ने सरगोशी में मारिया से कहा, मारिया, ये अंडा लेकर फौरन यहाँ से बाहर निकल जाओ। अगर बाहर ना निकल सको तो इस अंडे को जाया करके किसी जगह पर भी मेरा इंतजार करना। चमगादड़ जुपिटर ने चीख कर कहा, खबरदार, अंडा मर्तबान में वापस रख दो, नहीं तो तुम्हारी बोटी बोटी करके कौवों को खिलाती जाएगी। मगर अंबर ने बड़ी जल्दी से अंडा मारिया के हाथ में दे दिया। मारिया खुद भी किसी को नजर नहीं आ रही थी। अंडा उसके हाथ में गया तो गायब हो गया। सिपाहियों ने अंबर को जकड़ लिया। चमगादड़ जुपिटर ने आगे बढ़कर अंबर की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में कहा, कहाँ है अंडा? अंबर ने कहा, अंडा मेरे पास नहीं। अंडा मेरे पास कहाँ से आ सकता है? तुम किस अंडे की बात कर रहे हो? चमगादड़ जुपिटर ने अंबर के सर पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। जुपिटर को यूं महसूस हुआ जैसे उसने किसी चट्टान पर मुक्का मार दिया हो। वो अपना हाथ मलने लगा। उसने ज्यादा ख्याल न किया। वो चीखा, अभी अंडा तुम्हारे हाथ में था, मैंने खुद तुम्हारे हाथ में अंडा देखा है, बोलो कहाँ है वो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अंबर मुस्कुराया, तुम ये बताओ कि इस गार में क्या कर रहे हो? तुम किस दुनिया से, किस सितारे से आए हो? ये तुम पूछने वाले कौन हो? अंबर ने हंसकर कहा, सुनो ए मकरूह सूरत चमगादड़, तुम एक खबीस रूह हो, तुम किसी दूसरी दुनिया के शैतान हो। मैं खूब जानता हूँ कि तुम एक सितारे से यहाँ इंसानों का खून चूसने आए हो, तुम हमारी दुनिया को तबाह करने आए हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम समझते हो कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो, तुम गलती पर हो। मैं तुमसे बड़ा जादूगर हूँ। तुमने मेरी जादूगरी अभी देख ली है। अभी तुम्हारा खतरनाक अंडा मेरे हाथ में था, मगर अब नहीं। चमगादड़ के तो होश उड़ गए। मारे गुस्से के उसके होंठों से झाग बहने लगा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख शख्स की जुबान काट दी जाए, और उसी वक्त एक जल्लाद चमकता हुआ तेज खंजर लेकर अंबर के पास आ गया। दो आदमियों ने अंबर को जकड़ लिया। तीसरे आदमी ने उसका जबड़ा जबरदस्ती खोला। अंबर ने अपनी जुबान बाहर निकल दी। जल्लाद ने पूरी ताकत से उसकी जुबान पर अपना खंजर चला दिया, लेकिन वही हुआ जो अक्सर होता था। खंजर दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। चमगादड़ पीछे हटकर गौर से जमीन पर गिरे खंजर के टुकड़ों को देखने लगा। अंबर ने हंसकर कहा, ऐ शैतान, मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे और तमाम शैतानी चेलों को इसी गार के अंदर एक एक करके हलाक कर दूंगा। तुम वापस अपने सितारे पर हम इंसानों का खून लेकर ना जा सकोगे, बल्कि इस जमीन पर तुम्हारे शैतानों का खून बहेगा। चमगादड़ जुपिटर ने तलवार खींचकर निकाली और अंबर के सर पर 6-7 वार कर दिए। हर वार पर तलवार की आवाज आती जैसे पत्थर पर पड़ रही हो, और अंबर के सर में से चिंगारियां निकल पड़ती। सारे लोग हैरान होकर पीछे हट गए। मारिया उनके पीछे अंडा जेब में लिए खड़ी थी। उसने अंडे को अपनी जेब के थैले में रखा और एक सिपाही का नेजा लेकर सिपाहियों के सीनों में बारी बारी घोंप दिया। दोनों सिपाही जख्मी होकर गिरे और तड़पने लगे। दूसरे सिपाही दहशत के मारे परे हट गए। अंबर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ शैतान के चेलो, याद रखो, तुम अब इस जमीन पर कोई दम के मेहमान हो। तुम हमारी दुनिया को तबाह करने आए थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ कैद करके तुम खुद अपने ही जाल में फंस गए। हम अपनी दुनिया को तबाह होते नहीं देख सकते। सिपाही अंबर पर टूट पड़े। पीछे से मारिया ने भी हमला कर दिया। वो बारी बारी बड़े आराम से एक एक लाल सिपाही को हलाक करते चली जा रही थी, क्योंकि उसे कोई देख ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ नाग ने भी मारिया के गले में लटके लटके 2 सिपाहियों को डस कर हलाक कर दिया। अंबर ने अब तलवार संभाल ली थी और दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। देखते ही देखते आधे से ज्यादा सिपाही ढेर हो गए। कुछ सिपाही भाग खड़े हुए। जुपिटर चमगादड़ भी उठ दौड़ा। चमगादड़ जुपिटर के दौड़ते ही मारिया ने आवाज दी, अंबर, इसे पकड़ो, हो सकता है ये कोई शरारत और करे। अंबर चमगादड़ के पीछे दौड़ पड़ा। उसके ताकुब में मारिया भी भागी। चमगादड़ भागता हुआ एक तश्तरी पर सवार हो गया। वो उड़न तश्तरी एक गोल दरवाजे में से निकलकर दूसरे कमरे में दाखिल हो गई। अंबर ने मारिया से कहा कि वो अभी उड़न तश्तरी में सवार हो जाए। दोनों फौरन एक जर्द रंग की उड़न तश्तरी पर सवार हो गए। ये उड़न तश्तरी भी चमगादड़ की उड़न तश्तरी के पीछे रवाना हो गई।
अंबर ये देखकर हैरान रह गया कि उड़न तश्तरी अपनी अगली उड़न तश्तरी के पीछे पीछे भाग रही थी। गारों में कई कमरों में घूमने के बाद चमगादड़ जुपिटर ने जब देखा कि उसका पीछा किया जा रहा है तो वो जल्दी से उस कमरे में आ गया जहां चबूतरे पर गोल पिंजरा बना था। चमगादड़ जुपिटर उस पिंजरे में दाखिल होकर वहां से भागना चाहता था। मारिया ने अंबर से कहा, अंबर, अगर ये चमगादड़ इस पिंजरे में दाखिल हो गए तो ये गायब हो जाएगा। अंबर की उड़न तश्तरी चबूतरे के पास आकर रुक गई। अंबर छलांग लगाकर उड़न तश्तरी में से कूदा। उसने नाग से कहा, नाग, इस शैतान को दबोच लो, यहाँ से भागने न पाए। नाग पहले इस सांप की शक्ल में मारिया के गले में लटक रहा था। अंबर का इशारा पाते ही वो उछलकर मारिया के गले में से पिंजरे की तरफ आया। चमगादड़ उस वक्त पिंजरे में दाखिल हो चुका था। उसने पिंजरे के लोहे के जंगले को बंद कर दिया। उसने अंबर की तरफ देखकर कहका लगाया, आखिर मैं तुमसे बचकर निकल गया। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तुम अब अपनी दुनिया को तबाही से नहीं बचा सकोगे। क्या हुआ अगर तुमने खतरनाक अंडे को हासिल कर लिया? मेरे पास एक ऐसा जहर है जिसको मैं अभी इस गार से बाहर जाकर दरिया में मिला दूंगा। उसके असर से समंदर का सारा पानी जहरीला हो जाएगा। फिर समंदर का पानी लेकर जो बादल बारिश बरसाएंगे, उस बारिश के असर से लोग, हैवान और परिंदे मर जाएंगे और खेत बंजर हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर अंदर जमीन पर कोई इंसान जिंदा बाकी नहीं रहेगा और फिर मैं ऊपर अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। अगर मैं इस दुनिया के लोगों का खून अपने साथ नहीं ले जा सका तो तुम लोग भी जिंदा नहीं रह सकोगे। फिर उसने कहका लगाया। चमगादड़ जुपिटर पिंजरे में से एक बटन को दबाने ही वाला था कि उसे एक खौफनाक फुनकार की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। उसके पीछे एक स्याह रंग का सुर्ख आंखों वाला सांप अपना डरावना फन फैलाए उसकी तरफ नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। चमगादड़ जुपिटर बटन को दबाने लगा तो सांप ने जोर से फुनकार मारी और लपक कर उसके माथे पर डस दिया। नाग ने अपना सारा जहर एक ही बार में चमगादड़ के जिस्म में दाखिल कर दिया था। उस जहर ने चमगादड़ के सारे जिस्म को एकदम सुन्न कर दिया। उसका हाथ बटन के ऊपर ही धरा रह गया। वो लड़खड़ाया और पिंजरे के अंदर ही गिर पड़ा। उसके मुंह और नाक से नीले रंग का खून बहने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने तड़प कर एक हिचकी ली और हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब नाग ने इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मारिया, नाग और अंबर पिंजरे के साथ लगकर खड़े हो गए और उस शैतान चमगादड़ की लाश को गौर से देखने लगे। उसका सारा जिस्म नीला हो गया था। उसके बाल झड़ गए थे और आंखें उबल कर बाहर आ गई थी। मारिया ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। कोई पता नहीं कि यह गार एक खौफनाक धमाके से फट जाए या यहाँ कोई जबरदस्त जलजला आ जाए। नाग बोला, अंबर भाई, मारिया ठीक कहती है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तबाही का अंडा तो हमारे कब्जे में आ चुका है। अंबर ने कहा, लेकिन हम इस अंडे को लेकर बाहर नहीं जा सकते। इसका बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं। हम इसे बाहर तबाह नहीं कर सकते। हमें इसे इसी गार में ज़ाया करना होगा। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है इसे ज़मीन खोदकर अंदर दबा देना चाहिए, फिर इसकी शुआएं कभी बाहर नहीं निकल सकेंगी। अंबर बोला, मारिया ठीक है, आओ गड्ढा खोदकर इसे ज़मीन के अंदर दफन कर दें। उन्होंने उसी वक्त ज़मीन को एक जगह से पत्थर उखाड़कर खोदना शुरू कर दिया। पत्थरों के नीचे ज़मीन काफ़ी नरम थी। जब काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा जा चुका तो मारिया ने थैले में से अंडा निकालकर उसके अंदर रख दिया। अंबर और नाग ने बेलचे से गड्ढे पुर कर दिया, फिर उसके ऊपर पत्थर जोड़ दिए। इस काम से फारिग होकर उन्होंने पिंजरे में देखा। पिंजरे में चमगादड़ की लाश गल सड़कर एकदम से हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है इस गार के अंदर तबाही की शुआओं का कोई पुरस्कार अमल हो रहा है। हमें यहाँ से जिस कदर जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। चमगादड़ के मरते ही सचमुच एक पुरस्कार तब्दीली आना शुरू हो गई थी। गार की रोशनी मध्यम होने लगी थी। छत के साथ लटकी हुई उन तशरियों ने हिलना शुरू कर दिया था। चबूतरे के पिंजरे पर भी हल्का हल्का लर्जा तारी हो गया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद जमीन भी हिल जाती थी, जैसे जलजले का हल्का सा झटका आता हो। मारिया ने कहा, जल्दी चलो यहाँ से। नाग ने कहा, मगर हमें बाहर जाने का रास्ता मालूम नहीं, हम किधर से बाहर जाएंगे? मारिया के जहन में ख्याल बिजली के कूदे की तरह लपका। उसने कहा, मेरा ख्याल है हमें उड़न तश्ती पर सवार हो जाना चाहिए। हो सकता है ये उड़न तश्ती हमें यहाँ से बाहर ले जाए। चलो जल्दी करो। नाग ने कहा। तीनों एक उड़न तश्ती पर सवार हो गए। ऐसा लगता था जैसे उड़न तश्ती उनके सवार होने का इंतजार कर रही थी। उनके सवार होते ही उड़न तश्ती ने जमीन से थोड़ा सा ऊंचा होकर एक तरफ चलना शुरू कर दिया। तश्ती जिधर को जाती उसके आगे दीवार में गोल दरवाजे नमदार होकर खुलते चले जाते। उन्होंने हर कमरे में से गुजरते हुए लाल कपड़ों वाले सिपाहियों की लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी देखी। ये लाशें गल सड़कर हड्डियों के ढांचे बन चुकी थीं। यूं महसूस हो रहा था जैसे उन्हें मरे कई 100 साल गुजर गए हों। हर कमरे में रोशनी धीमी हो रही थी और गार की छत से कभी कभी जल्जले की वजह से कोई पत्थर गिर पड़ता था। अचानक गार में उन्हें एक चीख सुनाई दी और कमरे के दरवाजे में से एक लाल कपड़ों वाला सिपाही दोनों हाथ फैलाए उनकी तश्ती की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें बाहर को उबली हुई थी और सारे जिस्म से नीले रंग का खून बह रहा था। वो तश्ती पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। नाग ने लात मारकर उसे गिरा दिया। उसने जेब से एक खंजर निकालकर नाग की तरफ फेंका। अगर नाग नीचे न बैठ जाता तो खंजर जरूर उसकी गर्दन में खुप जाता। अंबर ने कहा, मारिया नीचे बैठ जाओ, ये शैतान फिर हमला करेगा। मारिया भी तश्ती पर नीची होकर बैठ गई। लाल सिपाही तश्ती के पीछे पीछे भाग रहा था। तश्ती गार के जिस कमरे में जाती वो भी उसके पीछे आता, मगर उसकी रफ्तार तश्ती के मुकाबले में कम थी। आखिर वो थक गया। अब उसके जिस्म की खाल लटकने लगी। अंबर, मारिया और नाग ने देखा कि उसका पीछा करने वाले लाल सिपाही की गर्दन ढलक गई थी
اس کی کھال جسم سے علیحدہ ہو کر لٹکنے لگی، پھر اس کا گوشت ڈھل گیا اور اس کے بدن کی ساری ہڈیاں نظر آنے لگی، اور پھر وہ ایک بھیانک چیخ مار کر زمین پر گر پڑا۔ ماریا نے خوش ہو کر کہا، خدایا تیرا شکر ہے، دشمن مر گیا ہے۔ ایک دشمن مر گیا مگر دوسرا دشمن ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اڑن تشتری غار میں یا زمین سے اونچی ہو کر آگے ہی آگے اڑی چلی جا رہی تھی۔ غار کی دیواروں میں ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا جا رہا تھا۔ ایک دروازہ کھلا، تشتری دوسری طرف گئی تو انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ ماریا ڈر گئی۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑا مکروہ شکل چمگادڑ اپنے پنجے اور پر کھولے کھڑا تھا۔ اس بھیانک چمگادڑ کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ناگ نے کہا، نہیں نہیں ناگ، تم مت جانا، یہ بلا تمہیں ہلاک کر دے گی۔ ٹھہرو، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ ایک عجیب اتفاق یہ ہوا کہ چمگادڑ کے سامنے جا کر تشتری بھی رک گئی، جیسے وہ بھی چمگادڑ کی بھیانک چیخ سے ڈر گئی ہو۔ امبر تلوار کھینچ کر تشتری سے اچھل کر میدان میں چمگادڑ کے پاس آ گیا۔ چمگادڑ نے زور سے چیخ ماری اور امبر پر حملہ کر دیا۔ امبر پہلے سے ہی تیار تھا۔ چمگادڑ نے امبر کو اپنی خوفناک پنجوں میں جکڑ لیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ امبر کو ایک پل میں ہلاک کر دے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ چمگادڑ کے چھریوں جیسے تیز پنجے امبر کے جسم میں کھپ گئے، لیکن امبر کو کچھ نہ ہوا۔ الٹا امبر نے تلوار سے چمگادڑ پر وار کرنے شروع کر دیے۔ امبر کی تلوار کے ایک کاری وار نے چمگادڑ کا ایک پر کاٹ کر رکھ دیا۔ درد کی شدت سے چمگادڑ زور سے بلبلا اٹھا۔ اس کے منہ سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے امبر کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر اپنے منہ کے تیز دانتوں میں جکڑنا چاہا۔ امبر جب چمگادڑ کے منہ کے پاس پہنچا تو اس نے تلوار کے زوردار وار سے چمگادڑ کی ایک آنکھ پھوڑ دی۔ چمگادڑ وحشیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ امبر وار پر وار کرتا چلا گیا۔ چمگادڑ کے جسم سے نیلے رنگ کا خون جاری ہو گیا۔ چمگادڑ نے جھنجھلا کر امبر کے سر پر زور سے پنجہ مارا۔ ٹھیک اسی وقت امبر نے تلوار کا وار کیا اور چمگادڑ کا دوسرا پنجہ بھی کٹ کر فرش پر گر پڑا۔ ایک دردناک چیخ بلند ہوئی۔ چمگادڑ نے اپنا سر غار کی دیواروں سے ٹکرایا۔ ناگ نے چیخ کر کہا، امبر اسے ہلاک کر دو۔ غار میں زلزلہ سا آنے لگا۔ روشنی کم سے کم تر ہو گئی۔ ان کے پاؤں کے نیچے زمین تھر تھرانے لگی۔ امبر نے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا اور چمگادڑ کی گردن پر اتنا گہرا شگاف پڑ گیا کہ اس کی گردن ایک طرف کو لٹک گئی۔ چمگادڑ ایک طرف کو لڑکھڑایا۔ امبر نے اس کے لڑکھڑاتے ہی اس کی کمر پر ایک اور وار کر دیا۔ اب چمگادڑ نہ اٹھ سکا، وہ زمین پر گر پڑا۔ امبر نے تلوار سے اس پر زوردار وار کرنے شروع کر دیے۔ چمگادڑ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ امبر واپس آ کر اڑن تشتری میں سوار ہو گیا۔ اڑن تشتری جیسے مر گئی تھی، اس میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس تشتری کو چھوڑو، یہ ختم ہو گئی، ماریا نے کہا، اور ناگ اور امبر اڑن تشتری سے نیچے اتر گئے۔ انہوں نے پیدل ہی آگے چلنا شروع کر دیا۔ چمگادڑ کے مرتے ہی اس کے پیچھے دیوار میں ایک شگاف پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اس شگاف میں سے آگے نکل گئے۔ یہاں اندھیرا تھا اور اوپر دور غار کی چھت میں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ امبر نے کہا، یہ سورج کی روشنی ہے ناگ۔ وہ پہلی بار غار میں سورج کی روشنی دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب آزادی کے قریب تھے۔ انہوں نے روشنی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ سامنے پتھریلی سیڑھیاں آ گئی جو اوپر کو جا رہی تھی۔ سیڑھیاں بائیں طرف کو گھوم گئیں۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو سامنے ایک چبوترا آ گیا۔ اس چبوترے پر دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ روشنی بھی چھت کے کسی سوراخ میں سے آ رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ دونوں طرف چمگادڑ کے بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے۔ امبر نے کہا، باہر جانے کا راستہ ضرور یہیں کہیں ہوگا۔ ماریا نے کہا، ان دو چمگادڑوں کے درمیان کہیں دروازہ ہو سکتا ہے۔ ناگ نے کہا، آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں۔ ناگ نے آگے بڑھ کر دیوار کے پتھروں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ ایک پتھر اسے اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ ناگ نے پتھر کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ پتھر کے باہر کھینچتے ہی یہ گڑگڑاہٹ سی سنائی دی اور دیوار میں چھوٹا سا شگاف پیدا ہو گیا۔ یہ شگاف اتنا سا تھا کہ اس میں سے صرف ایک آدمی باہر جا سکتا تھا۔ اس شگاف میں سے باہر کی روشنی کا سیلاب اندر آ رہا تھا۔ ناگ نے کہا، یہی راستہ باہر جانے کا ہے، جلدی سے اس میں سے گزر چلو۔ زمین بڑے زور سے ہل رہی تھی۔ غار کی چھت سے پتھروں نے گرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سیڑھیوں میں سے جھانک کر دیکھا، نیچے گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ انہیں ایسی آوازیں غاروں سے سنائی دینے لگی جیسے ساری کی ساری اڑن تشتریاں ایک دوسرے سے چکر کھا کھا کر ٹکرا رہی ہوں۔ امبر، ناگ اور ماریا باری باری شگاف میں سے رینگ کر باہر نکل گئے۔ باہر جزیرے میں صبح کی روشنی اور چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، اس کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی اور ناریل کے درخت دھوپ میں چمک رہے تھے۔ غار کی شیطانی مخلوق سے آزادی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ کمال کی بات تھی کہ ان کے باہر نکلتے ہی غار کی دیوار کا شگاف ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ غار کے اندر سے خوفناک آوازیں آنے لگی تھی۔ امبر نے کہا کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے بھاگ چلو۔ وہ تیزی سے پہاڑی پر سے بھاگنے لگے۔ جب وہ نیچے زمین پر آئے تو ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ سمندر کی طرف دوڑنے لگے کیونکہ غار کے اندر سے اب دھماکے شروع ہو گئے تھے۔ جب وہ پہاڑی سے دو ناریلوں کے جھنڈ میں پہنچے تو ایک زبردست دھماکہ ہوا اور پہاڑی پھٹ گئی۔ اندر سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ جزیرے کے جنگل کے سارے جانور اپنی اپنی ٹہنیوں سے اڑ گئے۔ بڑے بڑے پتھر اڑ کر جنگل اور سمندر میں گرنا شروع ہو گئے۔ تینوں بہن بھائی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ سارے جزیرے کی زمین ہل رہی تھی۔ ماریا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے جزیرہ سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ ناگ نے کہا، ایسا نہیں ہوگا، غار تباہ ہو رہا ہے۔
अंबर ने कहा, मालूम होता है पहाड़ के अंदर से ज्वालामुखी फट पड़ा है। खुदा का शुक्र है कि हम ठीक वक्त पर बाहर आ गए। अगर इस वक्त हम अंदर होते तो हम जिंदा नहीं बच सकते थे। पहाड़ी में से ऊंचे ऊंचे नीले रंग के शोले भड़क रहे थे। ऐसा लगता था कि अंदर बहुत जबरदस्त आग लगी हुई है। फिर एक और धमाका हुआ और सारी की सारी पहाड़ी जमीन के साथ लग गई, जैसे गार से अंदर कोई बहुत भयानक सुराख हो गया हो जिसने सारी पहाड़ी को निकल लिया हो। मारिया बोली, किस कदर खौफनाक मंजर है ये। पहाड़ी जमीन से गायब हो गई है। जहाँ पहले पहाड़ी थी वहां अब एक गड्ढा सा पड़ गया था जिसमें सफेद रंग का धुआं उठ रहा था और गड़गड़ की आवाजें आ रही थी जैसे अंदर पानी उबल रहा हो। अंबर ने कहा, यहाँ से अब भाग निकलना चाहिए। वो चट्टान की ओट से निकलकर समंदर की तरफ दौड़ने लगे। नारियलों के दरख्तों से भरे हुए जंगल में हर तरफ पहाड़ी के टूटे फूटे पत्थर बिखरे हुए थे। ये पत्थर बड़े गर्म थे और उनकी गर्मी की वजह से जंगल में कई जगहों पर आग लग रही थी। वो भागते भागते जंगल से बाहर निकल आए। उनका बागबानी जहाज थोड़े फासले पर खड़ा था। नाग बोला, हमें जितनी जल्दी हो सके जहाज पर सवार हो जाना चाहिए। वो थक गए थे मगर बराबर भाग रहे थे। आखिर वो जहाज के पास आ गए। जहाज के सामने वाले जंगले के साथ रस्सी की सीढ़ी लटक रही थी। वो बड़ी जल्दी से सीढ़ी पर चढ़कर जहाज के जंगले पर आ गए। जहाज के अर्शे पर आकर उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब जो उन्होंने देखा तो जंगल में से धुआं उठ रहा था और कहीं कहीं आग भी लग रही थी। समंदर की लहरें बड़े जोर से साहिल से टकरा रही थी। उनका जहाज अगरचे आधा रेत पर चढ़ा हुआ था, फिर भी वो हिचकोले खाने लगा। एक लहर बड़े जोर से आकर जहाज से टकराई और जब वो वापस जाने लगी तो अपने साथ जहाज को भी रेत से उखाड़कर वापस ले गई। अंबर ने जोर से कहा, नाग, लंगर समंदर में डाल दो। जहाज रेत से निकल गया है। अगर लंगर ना फेंका गया तो ये साहिल की चट्टानों से टकराकर पाश पाश हो जाएगा। नाग ने फौरन लंगर पानी में डाल दिया। लंगर समंदर में जाकर रेत में गड़ गया। लंगर के गिरते ही जहाज अपनी जगह पर मजबूती से जम गया। लहरों का शोर अभी कम नहीं हुआ था। पहाड़ी के गिरने और आग लगने से हवा ने समंदर की तरफ से जजीरे की तरफ बड़े जोर शोर से चलना शुरू कर दिया था और ये लहरों का तूफान उस तूफानी हवा की वजह से था। वो जहाज के अर्शे पर बैठ गए। मारिया थक गई थी। वो लेटकर आराम करने लगी। नाग ने कहा, क्या हमें इस जजीरे पर से अब निकल जाना चाहिए? मारिया ने कहा, जब तक हमें खजाना वापस नहीं मिल जाता हम यहाँ से हरगिज हरगिज नहीं वापस जाएंगे। अंबर ने कहा, तुम्हें मालूम है कि हम मगरमच्छों से भरे हुए दरियाओं को अबूर करके वापस आए हैं। अगरचे खजाना जजीरे पर था तो वो जरूर इसी गार में होगा और गार अब पूरी तरह तबाह हो गई है। जाहिर खजाना भी उसी के साथ तबाह हो गया होगा। अब उसकी उम्मीद रखना फजूल है। मेरा तो ख्याल है अब हमें वापस चलना चाहिए। मारिया ने कहा, मैं तुम दोनों भाइयों से सिर्फ एक दिन की मोहलत मांगती हूँ। मुझे सिर्फ कल का दिन दे दो। अंबर ने पूछा, मारिया बहन, तुम एक दिन में क्या कर लोगी? मारिया ने कहा, मैं कल के दिन जजीरे पर जाकर अपने खजाने को तलाश करूंगी। मुझे यकीन है कि खजाना कहीं ना कहीं जरूर दफन है। मैं उसे हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगी। नाग ने हंसकर कहा, मुझे तो ऐसा लगता है मारिया फिर किसी मुसीबत को आवाज दे रही है। अंबर ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। मारिया बोली, मगर मेरा ख्याल नहीं है। मेरा दिल कह रहा है कि मैं खजाना हासिल करने में जरूर कामयाब हो जाऊंगी। खजाना गार में नहीं था, खजाना यहीं कहीं किसी जगह दफन है। अंबर बोला, लेकिन दुश्मन के सिपाही तो उसे कंधों पर उठाकर दरिया के पार ले गए थे। उनकी लाशें दरिया के पार बिखरी थी। नाग बोला, तो फिर खजाना कहाँ चला गया था? अगर सिपाहियों की लाशें दरिया पर बिखरी हुई थी तो खजाने को भी वहीं कहीं होना चाहिए था। अंबर बोला, इसका मतलब यह है कि खजाने को साथ नहीं ले गए। खजाना उन्होंने दरिया के पास ही किसी जगह दफन कर दिया होगा। नाग ने पूछा, अगर ये बात मान लें तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सिपाहियों को खजाना किसी दूसरी जगह दफन करके आगे जाने की जरूरत ही क्या थी? क्या वो गार की चमगादड़ मखलूक से मिलने जा रहे थे? वो तो उनके दुश्मन थे। उन्होंने तो सिपाहियों को रास्ते में ही हलाक करके उनका सारा खून निकाल लिया था। अंबर ने कहा, यह सारा मामला गोरों का धंधा बन गया है। इसलिए मेरा ख्याल था कि हम खजाने को भूलकर यहीं से वापस चले जाते। मगर मारिया नहीं मानती। ये कहती है कि मैं खजाना लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। मारिया ने कहा, अंबर भाई, खजाना यहीं मौजूद है। सिपाहियों ने खजाने को भी दरिया पार किसी चट्टान के नीचे दबाया था और वो वापस आने वाले थे कि गार की मखलूक ने ऊपर हमला कर दिया, उन्हें हलाक कर दिया। खजाना वो भी हासिल न कर सकते। नाग ने कहा, गार की मखलूक को खजाने की नहीं बल्कि सिपाहियों के खून की जरूरत थी। वो उन्होंने लाशों में से निकाल लिया था। अंबर बोला, भाई, अगर मारिया का ख्याल है कि खजाना दरिया पार करके चट्टान के नीचे दफन है और वो उसे जरूर वापस हासिल कर लेगी तो हमें उसकी खुशी की खातिर वहां जाकर खजाने को तलाश करना होगा। मारिया बड़ी खुश हुई। अच्छे भाई ऐसे होते हैं। मैं बड़ी खुश हूं कि तुमने एक बहन का ख्याल रखा। हम कल सुबह खजाने की तलाश में यहाँ से निकलेंगे। नाग हंस कर बोला, और अगर खजाना ना मिला तो फिर क्या होगा? क्या हम जजीरे में ही सारी जिंदगी बसर कर देंगे? मारिया ने झिंझिला कर कहा, नाग भाई, आप कैसी बातें करते हैं? मैं कह रही हूं कि खजाना जरूर मिलेगा। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि खजाना जरूर मिलेगा और जरूर मिलेगा। अच्छा भाई, कल देख लेंगे चलकर। दोपहर का खाना उन्होंने जहाज के बावर्ची खाने में बैठकर खाया। सबसे पहले तो उन्होंने जहाज के अरशे की सफाई की। खाने के बाद जो जरूरी मुरम्मत थी जहाज की वो की। अरशे के साथ नई लकड़ी लगाई। टूटे हुए जंगले को फिर से जोड़ा। खुदा का शुक्र था कि रेत पर चढ़ने से जहाज के अगले हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। दुश्मन के सिपाहियों ने कैबिन और बावर्ची खाने में हर तरफ कूड़ा करकट बिखेर रखा था। नाग, मारिया और अंबर ने मिलकर सारा कूड़ा करकट साफ करके समंदर में फेंक दिया। शाम को ठंडी हवाएं चलने लगी। तूफानी लहरें अब खत्म हो गई थी।
जंगल में लगी हुई आग भी बुझ गई थी। तबाहशुदा पहाड़ी की तरफ भी अब गहरी खामोशी छा गई थी। उड़कर चले गए हुए परिंदे भी वापस आ गए थे। अंबर ने कहा, नाग, तुमने देखा होगा कि पहाड़ी में धमाके के बाद जंगल के सारे परिंदे उड़कर एक कतार की शक्ल में जनूब की तरफ उड़ गए थे। हाँ, मैंने देखा था, और अब भी फिर वापस आ गए। हाँ, बिल्कुल ठीक। इससे जाहिर होता है कि जुनूब में ज़रूर कोई ऐसा जजीरा या साहिली शहर मौजूद है जहाँ जंगल है, क्योंकि अगर इस जजीरे के इर्द गिर्द हज़ारों मील तक समंदर ही समंदर होता तो ये परिंदे उड़कर कभी सफ़र पर ना हो रवाना होते। वो इस जजीरे के ऊपर मंडलाते रहते और फिर वापस दरख्तों पर आकर बैठ जाते। मारिया ने कहा, अंबर का ख्याल बड़ा अछूता है। उसने बड़ी अक्लमंदी की बात की। परिंदों का उड़कर जनूब को जाना और फिर वापस आ जाना जाहिर करता है कि उधर कोई बहुत बड़ा जजीरा या कोई साहिली शहर ज़रूर मौजूद है। अंबर ने कहा, बस हमें मंजिल का निशान मिल गया, हम यहाँ से जनूब की तरफ सफ़र करेंगे। मुझे यकीन है कि अगर ये शुमाली अफ्रीका का कोई जजीरा है तो जनूब की तरफ मुल्क हिस्पानिया होगा, जहाँ आजकल मुसलमानों की हुकूमत है और वहाँ बड़ी तरक्की हो रही है। नाग बोला, अगर ये हुन कौम के बदबख्त सिपाही हमारे जहाज़ को अगवा करके ना ले जाते तो हम इस वक्त हिस्पानिया में होते। अंबर ने कहा, खैर कोई बात नहीं, इसमें खुदा ने कोई ना कोई भलाई ज़रूर रखी होगी। खुदा का कोई काम भी भलाई के बगैर नहीं होता। मारिया ने कहा, भला इसमें क्या भलाई है कि हमारा खजाना गुम हो गया है? अंबर ने कहा, मारिया बहन, इसमें भी ज़रूर कोई भलाई होगी। ये अलग बात है कि हमें उसका पता ना हो कि भलाई क्या है। तुम्हें अगर खजाना मिल गया तो शायद पता चल जाए कि क्या भलाई थी। जजीरे पर शाम के साए फैलने लगे। जंगल में चिड़ियों और परिंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। मारिया ने बावर्ची खाने में जाके कहवा बनाया। वो अरशे पर बैठ गए और कहवे से दिल बहलाने लगे। कहवा पीकर वो अपने अपने कैबिन में खाना खाने के बाद जाकर लेट गए। जजीरे पर बहुत जल्द रात छा गई थी। वैसे भी वो दिन भर के सख्त थके हुए थे। उन्हें बिस्तरों पर लेटते ही नींद आ गई। जहाज की रात बड़ी खामोशी से गुजरने लगी। पहाड़ी की जबरदस्त तबाही और भयानक जल्जले के बाद जजीरे पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कभी कोई तूफान आया ही नहीं। हर तरफ खामोशी थी। जंगल में परिंदों ने भी बोलना बंद कर दिया था और अपने अपने घोंसलों में सो गए थे। चमगादड़ मखलूक की गार पूरी तरह जमीन के अंदर गर्क हो गई थी। उन शैतानों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। सिर्फ एक चमगादड़ जिंदा रहा जो उस वक्त गार से बाहर जंगल में था। ये चमगादड़ शैतान जब जंगल से वापस आया तो उसने गार को तबाह बर्बाद होते अपनी आंखों से देखा। उसे बड़ा सदमा हुआ। फिर उसने अंबर और नाग को जंगल में समंदर की तरफ भागते देखा। वो समझ गया कि यही दोनों उस तबाही के जिम्मेदार हैं। उसने फैसला कर लिया कि वो उन दोनों से अपने कबीले की बर्बादी का बदला जरूर लेगा। ये शैतान जंगल में से अंबर और नाग का पीछा कर रहा था। फिर उसने देखा कि ये दोनों जहाज में सवार हो गए। शैतान सारा दिन जंगल में दरख्तों के पीछे छुपा रहा। वो अंबर के जहाज पर हमला करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। आधी रात को जब जजीरे पर गहरी खामोशी छा गई और हर तरफ अंधेरा फैल गया तो ये शैतान दरख्तों में से निकला और दबे पांव उसने समुद्र में खड़े हुए जहाज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। समंदर के किनारे आकर शैतान पानी पर बड़ी खामोशी से उतर गया। लहरों में तैरता हुआ जहाज के पीछे आ गया। यहाँ उसने लंगर की जंजीर का सहारा लेकर जहाज के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो बड़ी होशियारी के साथ जहाज के अरशे पर आ गया। शैतान को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। उसका ख्याल था कि जहाज पर सिर्फ दो आदमी यानी नाग और अंबर ही सवार हैं, जबकि जहाज में मारिया भी मौजूद थी। लेकिन मारिया गायब थी और शैतान चमगादड़ उसे देख नहीं सकता था। वो जहाज के अरशे पर आकर चुपचाप जंगले के साथ लगकर बैठ गया और सुनने लगा कहीं नीचे से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। नीचे जहाज में गहरी खामोशी थी। सब अपने अपने कैबिन में सो रहे थे। शैतान चमगादड़ ने उठकर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और दबे पांव चलना शुरू कर दिया। वो नीचे उतरने वाली सीढ़ियों के करीब आ गया। सीढ़ियों में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। शैतान चमगादड़ बिल्कुल एक जानवर की तरह नीचे उतरने लगा। वो दबे पांव बढ़ता उस कैबिन के पास आकर रुक गया जो मारिया का कैबिन था। इत्तेफाक से उस कैबिन का दरवाजा अंदर से खुला रह गया। शैतान चमगादड़ दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि कैबिन में एक दिया जल रहा है। घर खाली है, वहां कोई भी नहीं। शैतान ने इधर उधर देखा, वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ कोने में एक बिस्तर लगा था। शैतान बिस्तर के करीब आ गया। उस बिस्तर पर मारिया सो रही थी मगर वो उसे नजर नहीं आ रही थी। शैतान एक बात देखकर बड़ा हैरान हुआ कि सरहाना खाली था, मगर दरमियान से वो इस तरह दबा हुआ था कि किसी ने उस पर सर रखा हुआ हो। उसने हाथ आगे बढ़ाकर सरहाने को छुआ तो उसका हाथ मारिया के सर से टकरा गया। वो तड़प कर पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स सरहाने पर सर रखे सो रहा है और उसे दिखाई भी न दे। सर पर हाथ लगने ही मारिया की आंख खुल गई। मारिया ने देखा कि एक चमगादड़ की शक्ल का आदमी उस पर झुका हुआ है। वो बड़ी तेजी से उठकर परे हट गई। शैतान चमगादड़ ने देखा कि सिरहाने पर से सर का दबाव खत्म हो गया और सिरहाना अपनी असल जगह पर आ गया। वो बड़ा तज्जुब से उस सिरहाने को खड़ा देखता रहा। फिर उसने सिरहाने पर हाथ फेरा तो वहां किसी का सर नहीं था। शैतान ने अब सारे बिस्तर को टिटोलना शुरू कर दिया। बिस्तर बिल्कुल खाली था, इसलिए कि मारिया बिस्तर से उठकर परे हटकर दीवार के साथ लगी खड़ी थी और हैरानी से उस शैतान को देख रही थी। वो सोच रही थी कि जानवर जैसा आदमी कहाँ से आ गया। इसका मतलब है कि ये जरूर अपने कबीले के लोगों की तबाही का बदला लेने वहां आया है, क्योंकि उसकी शक्ल उन लोगों से मिलती जुलती थी जो गार में तबाह हो गए थे। मारिया खामोशी से देख रही थी कि वो करता क्या है।
शैतान चमगादड़ ने बिस्तर को अच्छी तरह से उलट पलट कर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है तो वो दबे दबे पैर उठाता बड़ी खामोशी से कैबिन से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही मारिया भी साथ ही बाहर आ गई। चमगादड़ दीवार के साथ साथ चलता दूसरे कैबिन के पास आ गया। उस कैबिन के अंदर अंबर सो रहा था। चमगादड़ ने कैबिन के सुराख में से झांक कर देखा, अंबर बिस्तर पर अपने गहरी नींद सो रहा था। चमगादड़ ने आहिस्ता से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने अपने हाथ का नाखून बढ़ाकर दरवाजे के सुराख में से अंदर दाखिल किया और लोहे के ताले को काट कर रख दिया। वो दरवाजा खोलकर चुपके से अंदर दाखिल हो गया। मारिया भी उसके साथ ही अंदर आ गई। अगर ये शख्स नाग के कैबिन में दाखिल होता तो मारिया उसे उसी वक्त खत्म कर देती, लेकिन अब वो अंबर के कमरे में आ गया था और अंबर का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि अंबर को मौत नहीं थी। वरना वो ना ही अंबर को हलाक कर सकता था और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता था। मारिया कैबिन में एक तरफ हटकर खड़ी थी और तमाशा देखने लगी कि करता क्या है ये चमगादड़। अंबर की तरफ से उसे ये तसल्ली थी कि उसे ये कोई शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी तरफ से चमगादड़ शैतान बड़ा खुश हो रहा था कि उसने अपने दुश्मन को पा लिया है और अब वो उससे बदला लेकर रहेगा। वो अंबर के बिस्तर के करीब आ गया। उसने झुककर देखा अंबर सो रहा है या नहीं। ये इत्मीनान कर लेने के बाद उसका दुश्मन गहरी नींद में हल्के हल्के खराटे ले रहा है। उसने अपना नाखून अपने मुंह में डालकर मुंह के अंदर से एक बारीक सुई बाहर निकाली। ये सुई एक लंबी नलकी की तरह थी जो उसके मुंह के अंदर तक चली गई थी। उस सुई जैसी तेज नलकी को उसने अंबर की गर्दन में इस सफाई से पेवस्त कर दिया कि अंबर को कानो कान खबर न हुई। वो उसी तरह गहरी नींद सो रहा था। मारिया हैरान हुई कि शख्स आखिर कर क्या रहा है। उसने आगे बढ़कर झुककर देखा। अब उसे मालूम हुआ कि चमगादड़ शैतान अपनी तरफ से अंबर के जिस्म का सारा खून निकालकर पी रहा था, लेकिन अंबर के जिस्म में खून था ही नहीं। शैतान चमगादड़ को बड़ी हैरत हुई कि अंबर के जिस्म से खून बिल्कुल नहीं निकल रहा और वो परेशान सा हो गया। उसने नलकी वापस अपने मुंह में डाली और दूसरे कैबिन में जाने के लिए बाहर निकला। मारिया भी उसके साथ ही बाहर आ गई। शैतान चमगादड़ अब नाग के कैबिन में दाखिल हो गया। उसने दरवाजे के ताले को अंदर अपना तेज नाखून डालकर काट दिया। मारिया भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। अचानक मारिया को ख्याल आया कि नाग तो इंसान नहीं बल्कि सांप है। उसके बदन में खून की जगह जहर चल फिर रहा है और अगर शैतान ने उसका खून पीने की कोशिश की तो ये अपनी मौत आप मर जाएगा। वो खामोशी से एक तरफ खड़ी होकर तमाशा देखने लगी। शैतान चमगादड़ ने अंदर जाकर नाग को बिस्तर पर सोए हुए देखा तो बड़ी खुशी खुशी और तेजी के साथ दबे दबे उसके पास पहुंच गया। मारिया उसके बिल्कुल करीब आ खड़ी हुई, इस ख्याल से कि अगर शैतान ने खून पीने के बजाय नाग को नाखून से हलाक करने की कोशिश की तो वो उसी वक्त खंजर मारकर शैतान चमगादड़ को कत्ल कर डालेगी। लेकिन शैतान चमगादड़ ने यहाँ वही काम किया जो उसने अंबर के साथ करना चाहा, मगर वो नाकाम हो गया था। नाखून मुंह के अंदर डालकर शैतान ने मुंह से लंबी सुई जैसी नलकी निकाली और बड़ी खामोशी और फुर्ती से नाग के जिस्म में चुभो दी। कमाल की बात है कि नाग को भी जरा एहसास ना हुआ। शायद उसकी वजह ये थी कि वो भी दिन भर का बेहद थका हुआ था और अब अंबर के साथ ही घोड़े बेचकर गहरी नींद सो रहा था। शैतान चमगादड़ की मौत उसके सर पर मंडला रही थी। पहले तो वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि नाग के जिस्म से खून नलकी में से होकर उसके हलक में आना शुरू हो गया। चमगादड़ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मारिया भी हंस पड़ी क्योंकि अब शैतान का अंजाम करीब था। नाग के खून में ऐसा जहर था जो बड़े से बड़े हाथी को भी नीचे गिरा सकता था। चुनाचे ऐसा ही हुआ। नाग के जहर फिर भरे खून के 2 घूंट भी शैतान चमगादड़ के अंदर गए कि उसका सर चकराने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने जल्दी से नलकी नाग के बदन से निकाली, मगर अब जहर भरे खून ने अपना काम शुरू कर दिया था। मारिया एक तरफ दीवार के साथ लगकर शैतान की मौत का तमाशा देखने लगी। शैतान चमगादड़ ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसे अपने सर के अंदर गोले फटते और धमाके होते महसूस हो रहे थे। वो चक्कर खाने लगा। मारिया ने नाग को उठा दिया। नाग हड़बड़ाकर उठ बैठा और अपने कैबिन में एक चमगादड़ की शक्ल वाले आदमी को पागलों की तरह चक्कर लगाते देखकर हैरानी से बोला, ये कौन है मारिया? मारिया ने कहा, ये शैतान चमगादड़ है और अपने कबीले वालों का बदला लेने यहाँ आया था। इसने तुम्हारे जिस्म का खून चख लिया है और अब तुम्हारे खून के जहर से खुद ही अपनी मौत के भंवरों में फंस कर रह गया है। शैतान चमगादड़ को ना तो मारिया की आवाज़ सुनाई दी थी और ना नाग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब उसे नाग की शक्ल भी दिखाई देना बंद हो गई। जहर ने उसकी आंखों को भी अंधा कर दिया था और उसके कान भी बहरे कर दिए थे। अब ना तो वो सुन सकता था और ना ही देख सकता था। मारिया जल्दी से जाकर अंबर को भी उठा लाई। उसने अंबर को भी सारी कहानी सुना डाली। अंबर भी बड़ा हैरान हुआ कि चमगादड़ बदला लेने के लिए जिंदा कैसे रह गया। चमगादड़ पागलों की तरह चक्कर खा रहा था। उसके बदन से अब जगह जगह से नीले रंग का खून निकलना शुरू हो गया था। उसने जोर से एक चीख मारी और धड़ाम के साथ फर्श पर गिर पड़ा। अंबर ने उसके करीब जाकर कहा, तुम कहाँ से आए थे? नाग ने बोलने की कोशिश की, मगर नाग के जहर ने उसकी जुबान को भी पथरा दिया था। वो सिर्फ हाथ उठाकर गूं गां करते रह गया। नाग ने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें खजाने के संदूक का कुछ पता है? उसके जवाब में शैतान चमगादड़ ने हाथ ऊपर उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। फिर एक भयानक आवाज निकाली। जमीन पर से 2 फीट ऊपर उछला और धड़ाम से गिरा और गिरते ही एक हिचकी के साथ उसकी जान निकल गई। अंबर ने नाग से कहा, इसने खजाने के नाम पर दरवाजे की तरफ क्यों इशारा किया? क्या खजाना इसी जहाज में तो नहीं?
नाग ने कहा, जहाज का तो हमने कोना कोना कई बार छान मारा है। खजाना अगर जहाज में होता तो हमें अब तक मिल गया होता, वो यहाँ नहीं है। उस चमगादड़ ने जजीरे की तरफ इशारा किया है। उसका मतलब था कि खजाना उस जजीरे में किसी जगह दफन है। मारिया बोली, हाँ नाग भाई का ख्याल ठीक मालूम होता है, खजाना जजीरे में ही किसी जगह दफन है। अंबर बोला, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस गार वाली शैतानी मखलूक में से ये शख्स बाकी था तो और भी लोग जजीरे में जिंदा हो गए। नाग ने कहा, अब अगर जिंदा भी हुए तो कुछ कर नहीं सकते। वो दुनिया के इंसानों को सिवाय इसके और कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते कि सोते में उनका खून पीने की कोशिश करें, और जो आदमी जाग पड़ेगा वह जरूर उन्हें हलाक कर देगा। हाँ, अगर वो अंडा कहीं दरिया में फट जाता तो फिर इस जमीन पर कोई भी इंसान जिंदा बाकी न बचता। मारिया बोली, ये शख्स जंगल ही से हमारा पीछा कर रहा था, ये जरूर गार से बाहर होगा। अगर मेरी आंख ना खुल जाती तो ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। बेचारा हमें क्या नुकसान पहुंचाता, खुद ही मारा जाता जैसे अब मारा गया है। मेरा ख्याल है अभी हमें सो जाना चाहिए, आराम करना चाहिए जलकर, अभी रात काफी बाकी है। वो दोबारा अपने कैबिनों में जाकर सो गए। अब उन्होंने कैबिनों के दरवाजे अंदर से बंद न किए, वो बंद करके भी नहीं रख सकते थे क्योंकि दरवाजों के कुंडे चमगादड़ ने अपने तेज नाखून से काट डाले थे। बाकी रात उन्होंने आराम से सोकर गुजारी। सुबह वो उठे तो बाहर सुनहरी धूप फैली हुई थी। मारिया ने बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता तैयार किया। वो नाश्ता लेकर ऊपर जहाज के अरशे पर आ गई। नाश्ता करने के बाद अंबर ने कहा, अब ये तय करना है कि खजाने की तलाश में कौन कौन जजीरे में जाएगा। क्या इस जहाज पर किसी की रखवाली जरूरी है? अगर जरूरी नहीं तो क्या हम तीनों खजाने की तलाश में जाएंगे? मारिया ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हम तीनों को साथ ही चलना चाहिए, जहाज की रखवाली करने की कोई खास जरूरत नहीं। नाग ने झटका, अरे भाई रखवाली की जरूरत क्यों नहीं है? हो सकता है शैतान कबीले के लोग और भी यहाँ पर हों। क्या खबर वो जहाज पर आकर इसे आग लगाकर चले जाए। अगर इस जहाज को आग लगी तो हमारे लिए वापस जाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जहाज की रखवाली करना बहुत जरूरी है। अंबर ने कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक है नाग भाई, इस तरह करो, तुम दोनों खजाने की तलाश में जाओ, मैं जहाज की रखवाली करूंगा। नाग बोला, मेरा तो ये ख्याल है कि मारिया को जहाज की रखवाली करनी चाहिए और हम दोनों खजाने की तलाश में जाते हैं, क्योंकि मारिया किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए वो ज्यादा अच्छे तरीके से पहरा दे सकती है। अंबर ने मारिया से कहा, क्यों मारिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे अजीज भाइयों, जो तुम्हारा ख्याल है वही मेरा ख्याल है, मारिया ने कहा। अगर तुम लोगों की यही राय है कि मैं यहाँ पीछे रहकर जहाज पर पहरा दूं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम खजाने की तलाश में कोई कसर नहीं उठा रखोगे। अंबर हंस दिया, अरे पगली, कभी ऐसा भी हो सकता है भला? क्या हमें खजाने की जरूरत नहीं है? फिक्र न करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि खजाने का सुराग लगा लें। उन्होंने जजीरे के जंगल में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। वो सुबह से लेकर शाम तक जजीरे के जंगलों में घूमना फिरना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने अपने साथ खंजर वगैरह भी ले लिए। अगरचे इस जजीरे में उन्होंने सिवाय कोमड़ के और कोई जंगली दरिंदा नहीं देखा था, फिर भी उन्हें खतरा था कि हो सकता है चमगादड़ कबीले के कुछ लोग अभी बाकी जिंदा हों। जब सब तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो अंबर ने मारिया से कहा, मारिया बहन, तुम्हें बड़ी होशियारी और चौकसी से यहाँ से पहरेदारी करनी होगी, क्योंकि अब हमें इस जजीरे के दुश्मनों से खाली नहीं से समझना चाहिए। यहाँ हो सकता है हमारे बहुत से दुश्मन हों, इसलिए बहुत होशियार रहना। हम शाम तक वापस आ जाएंगे। मारिया ने कहा कि वो पूरी होशियारी और चौकसी से पहरेदारी करेगी। अंबर और नाग जहाज पर से उतरकर खजाने की तलाश में जंगल में दाखिल हो गए। मारिया ने उनके जाते ही रस्सी की सीढ़ी ऊपर खींच ली। वो जहाज के जंगले के साथ लगकर उस वक्त तक खड़ी रही जब तक अंबर और नाग उसे जाते दिखाई देते रहे। जब वो जंगल में गुम हो गए तो मारिया जंगले से हटकर नीचे अपने कैबिन में आकर लेट गई। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।